हेलो। तो देखो आज से हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे अपनी, है ना। हमारी जो यूनिट 1 थी इलेक्ट्रोस्टैटिक वो कंप्लीट हो गई है। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। यूनिट सेकंड होगी और सेकंड यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। धारा वैद्युत। करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का नाम डालो। ठीक है। अब देखो, इधर देखो बोर्ड पर देखा करो जब मैं बोला करता हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये यूनिट है हमारी सेकंड। इसमें भी हम दो चैप्टर करके पढ़ेंगे, है ना, मतलब दो पार्ट में पढ़ेंगे इस यूनिट। पहला जो पार्ट होगा इसमें जो हम आज स्टार्ट करेंगे उसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। और फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जो मैंने टॉपिक लिखे हैं ये अपने आप में पूरे पूरे एक चैप्टर है, ऐसे मान लो आप। यूनिट सेकंड में दो चैप्टर पढ़ेंगे आप, पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट और फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ठीक है। तो इनके नाम लिख लो, हम फर्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। चैप्टर 1 मतलब यूनिट का चैप्टर 1 है ना, वैसे तो फिफ्थ चैप्टर है ना। इस यूनिट का कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 1। यूनिट वाइज करा रहे हैं ना आपको। वैद्युत हिंदी में क्या बोलते हैं? वैद्युत करंट को धारा। ठीक है। तो देखो, जो यूनिट 1 थी उसमें आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ा। मतलब यूनिट 1 का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब मैंने आपको बार बार बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, चार्ज रेस्ट में होता है। जैसे कोई हमने स्फेयर लिया, तो स्फेयर को अगर हम चार्ज देते हैं तो वो मूव थोड़ी ना करता है, वो किस में होता है? रेस्ट में होता है। देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज किस में है? रेस्ट में है ना। तो फिर ऐसी स्टडी जो होगी ना फिजिक्स की उसको कहा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, स्टैटिक का मतलब रेस्ट। चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब मान लो मैंने दो स्फेयर लिए और इन दोनों को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया, दोनों पर क्या है? चार्ज है। मान लेते हैं ये वाला जो स्फेयर है ये हाई पोटेंशियल पर है और ये वाला जो स्फेयर है ये लो पोटेंशियल पर है। अगर आपने इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? अब चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अब चार्ज यहां पर मूव करने लगेगा। तो अब जब मोशन होने लगेगा तो मोशन से ही फिर क्या बन जाता है? चार्ज के मोशन से ही क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है। बात समझ आ रही है? तो अब हम जितनी भी स्टडी करेंगे चार्ज की उस स्टेट को स्टडी करेंगे जब चार्ज रेस्ट में नहीं होगा, किसमें होगा? मोशन में होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक। अब देखो, हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो हम हेडिंग भी पहले क्या डालेंगे? इलेक्ट्रिक करंट ही डाल देते हैं। पहले इसको समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो हेडिंग डालें आप इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें ये देखो जो वर्ड है ना, करंट। करंट का क्या मीनिंग होता है? करंट का मीनिंग होता है फ्लो। करंट का मीनिंग क्या होता है? फ्लो। फ्लो मतलब किसी चीज का बहना या प्रवाह बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो करंट मतलब धारा को हम प्रवाह भी बोलते हैं, है ना। करंट का आप मीनिंग समझो फ्लो होता है। अब जैसे मान लो एक रिवर है और इस रिवर में वाटर का फ्लो हो रहा है बहुत तेजी से, है ना। इस रिवर में क्या मूव कर रहा है? वाटर, है ना, एक साइड से दूसरी साइड। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर वाटर का फ्लो हो रहा है ना, वाटर के फ्लो को क्या कहा जाएगा? वाटर करंट। क्या कहा जाएगा? वाटर करंट। मतलब करंट वर्ड तब हम इंट्रोड्यूस करते हैं जब किसी चीज का फ्लो होता है, मोशन होता है। अब अगर पानी का मोशन हो रहा है तो फिर उसको क्या कहा जाएगा? वाटर करंट, यानी जल धारा। अब इसका मतलब ये नहीं कि वाटर में करंट है, नहीं, वो वाला मतलब करंट को स्टूडेंट क्या सेंस करते हैं कि करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट।
करंट जब भी बोला जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट का मतलब होता है फ्लो। कोई भी चीज अगर फ्लो कर रही है तो फिर आप उसको करंट कह सकते हो। वाटर फ्लो कर रहा है तो वाटर करंट, एयर फ्लो कर रही है तो एयर करंट। बात समझ में आती है नहीं? ऐसे ही जब किसी वायर के अंदर कौन फ्लो करते हैं, ये क्या बना रहा हूं मैं, एटम, इलेक्ट्रॉन। ये कैसे इलेक्ट्रॉन है, बाउंडेड या फ्री, फ्री इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया था वायर मतलब कंडक्टर, और कंडक्टर के अंदर कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब वायर के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज है ना, जब ये चार्ज मूव करने लगता है तो फिर हम इस चार्ज के फ्लो को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। जैसे वाटर के फ्लो को क्या बोलते हैं, वाटर करंट। ऐसे ही इस चार्ज के फ्लो को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। बस इलेक्ट्रिक वर्ड आपको लगा देना है आगे। इलेक्ट्रिक हमने क्यों लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। वहां वाटर क्यों लगाया, क्योंकि वाटर का फ्लो है। तो जिस भी चीज का फ्लो होगा उसको करंट कहा जाएगा। हम जो स्टडी करेंगे वो वाटर करंट की नहीं करेंगे, हम किसकी करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट समझ गए आप क्या होता है, जब किसी वायर में चार्ज का फ्लो होता है तो उस चार्ज के फ्लो को ही क्या क्या नाम दिया गया है, इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आ गई, नोट करो, डेफिनेशन लिखा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द फ्लो ऑफ चार्ज और मोशन ऑफ चार्ज और मूवमेंट ऑफ चार्ज इन अ वायर और इन अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ वायर और इन अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में लिखो, वैद्युत आवेश की गति को, वैद्युत आवेश की गति को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत आवेश की गति को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब देखो जरा उधर समझो। अब इसको हम फॉर्मुलाइज्ड कैसे करते हैं, मतलब अगर कोई सर्किट दिया है तो उसमें अगर आपसे करंट पूछा जाएगा तो कैसे निकालेंगे। तो देखो हम क्या बोल रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, इसको और कंप्लीट करके अगर हम बोलें, जैसे मान लो एक सर्किट है, यहाँ आपने कोई करंट का क्या लगाया हुआ है, सोर्स। चलो बैट सेल लगा देते हैं, ये करंट का सोर्स है। अब इस सर्किट में करंट फ्लो होगा, है ना। करंट फ्लो होगा या चार्ज फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा ना। चार्ज के फ्लो को ही क्या बोला गया है, करंट। तो हम कह रहे हैं इस सर्किट में चार्ज का फ्लो होगा। अब कितना करंट होगा इस सर्किट में वो कैसे पता चलेगा, तो एक सेकंड में इस सर्किट में जितना भी चार्ज फ्लो होगा, बात समझ में आ रही है, एक सेकंड में जितना भी चार्ज फ्लो होगा उसको ही क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। यानी चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां से इलेक्ट्रिक करंट का अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा, आई इज इक्वल टू क्यू के बराबर आएगा। आई इज इक्वल टू क्यू कब होगा, जब टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो हम नीचे डिवाइड में क्या लिख देंगे, टी। तो आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय टी। देखो टी को 1 सेकंड ले लो तो आई किसके इक्वल हो जाएगा, चार्ज के इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि एक सेकंड में जितना भी चार्ज फ्लो होगा उसी को हम सर्किट का क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। क्योंकि यहाँ टी बराबर 1 सेकंड रखने पर आई किसके इक्वल आ रहा है, चार्ज के इक्वल आ रहा है। बात सुनना रही, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज के इक्वल। अब देखो यहाँ एक बात समझो, ये जो फॉर्मूला लिखा गया है ना, इसका रिप्रेजेंटेशन समझो जरा कैसे करते हैं। जैसे हमने लिखा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला
इलेक्ट्रिक चार्ज यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाएगा। ठीक है, 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होगा उसको इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे सर्किट का। मतलब एक सर्किट है, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है पता लगाना है, तो देख लो 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। अब कभी कभी जो करंट होता है ना वो टाइम वेरिंग होता है। टाइम वेरिंग मतलब टाइम के साथ साथ घटता बढ़ता है। करंट भी 2 टाइप के होते हैं, आगे हम पढ़ाएंगे आपको। करंट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एसी करंट, एसी करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट, और एक होता है डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट। अभी जो एसी करंट है ना, इसी को हम क्या बोल देते हैं? टाइम वेरिंग करंट। टाइम वेरिंग करंट का मतलब यह है कि करंट की जो वैल्यू है ना वो टाइम के साथ क्या होगी? चेंज होगी, घटेगी या बढ़ेगी जो भी होगी, फिलहाल टाइम के साथ अगर करंट चेंज हो रहा है तो उसको फिर टाइम वेरिंग करंट कहा जाएगा। एसी करंट भी टाइम के साथ चेंज होता है, इसलिए एसी को टाइम वेरिंग करंट कह सकते हैं। दूसरा जो करंट होता है वो डीसी करंट होता है, ये टाइम इंडिपेंडेंट होता है। टाइम इंडिपेंडेंट मतलब ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता। जितने भी आपके बैटरी हैं, सेल हैं, है ना, जो हम एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं ना करंट के, वो सारा का सारा मतलब ये जितने भी करंट के सोर्स हैं, ये कौन सा करंट देते हैं आपको? डीसी करंट देते हैं। बात समझ में आती है? लेकिन जो हाउसेस में आता है करंट, घरों में आता है, फैक्ट्री वगैरह में जो करंट आता है, खंभों से जो करंट आता है, वो वाला कौन सा करंट होता है? एसी करंट होता है। हम घर में जो करंट यूज कर रहे हैं वो एसी करंट है, लेकिन जो बाहर से हम करंट का सोर्स लेके आते हैं, बैटरी सेल, वो कौन सा करंट होता है? डीसी। अब देखो एसी करंट अगर आप, एसी करंट का अगर सिंबल लिख रहे हो आप, तो एसी करंट का सिंबल लिखा जाएगा स्मॉल आई। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर कहीं पर करंट का सिंबल कैपिटल आई लिखा हुआ है, इसका मतलब वो कौन सा करंट है? डीसी करंट है। तो याद रखेंगे कैपिटल आई जो करंट का सिंबल है वो ऐसे करंट का सिंबल होता है जो टाइम इंडिपेंडेंट है, यानी जो एक कांस्टेंट फिक्स वैल्यू का करंट देता है। जैसे अगर आप एक सेल लाए, वो अगर 1 एम्पियर का करंट दे रहा है तो वो एक का ही देगा, टाइम के साथ साथ उसका करंट चेंज नहीं होगा। लेकिन एसी जो करंट होता है ये चेंज होता है टाइम के साथ साथ, कभी घटता है कभी बढ़ता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो टाइम वेरिंग करंट का सिंबल स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा करंट का, और जो टाइम इंडिपेंडेंट करंट होगा उसका सिंबल कैपिटल आई से लिखा जाएगा करंट। सेम चीज अप्लाई होती है किसके लिए? वोल्टेज के लिए भी, है ना। अगर आप टाइम वेरिंग वोल्टेज लिख रहे हो तो आप उसको फिर स्मॉल बी से लिखोगे, और अगर आप कांस्टेंट वोल्टेज लिख रहे हो तो फिर आप उसको कैपिटल बी से लिखोगे। बात समझ में आती है? ये सिंबल आपको याद रखना है। तो हम तो आपको क्या पढ़ा रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट ही पढ़ा रहे हैं। हमने ये तो बताया नहीं कि ये एसी है या डीसी है, तो हम कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा अगर मैं स्मॉल की जगह क्या बनाऊं? कैपिटल। क्यों भैया? क्योंकि मैंने जो नेक्स्ट चैप्टर बताया ना आपको, इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें जो हम करंट का सोर्स लगाएंगे ना वो डीसी सोर्स लगाएंगे। तो डीसी सोर्स लगाओगे तो फिर जो करंट फ्लो होगा वो कैपिटल आई होगा, तो इसलिए यहाँ पे करंट का सिंबल कैपिटल आई यूज कर। बात समझ में आती है? तो क्या डेफिनेशन में देगी देखो करंट की, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट बोलते हैं ना जब टाइम के साथ कोई वैल्यू चेंज होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? रेट। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक, ऐसे भी कह सकते हैं, है ना। फॉर्मूला नोट करो। हेलो, अब देखो क्या फॉर्मूला बताया हमने आपको करंट का? I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट सब जानते हैं, करंट की यूनिट क्या होती है? करंट की यूनिट एम्पियर। तो एम्पियर किसके इक्वल होगा? देखो जरा, अगर मैं 1 एम्पियर की बात करूं तो 1 एम्पियर किसके इक्वल होगा? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। और टाइम की यूनिट क्या होती है? यानी अगर हम Q को 1 ले लेते हैं, T को 1 ले लेते हैं और I को 1 ले लेते हैं, तो यहां से 1 एम्पियर की डेफिनेशन निकल कर आती है। देखो वैसे तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन हम आपको उसमें भी बताएंगे मैग्नेटोस्टैटिक में, है ना, जब दो पैरेलल वायर होते हैं ना तो आपस में जो फोर्स फील करते हैं वहां से एम्पियर की डेफिनेशन निकलती है, लेकिन यहाँ से भी समझ सकते हैं थोड़ा सा। तो देखो 1 एम्पियर कब बोला जाएगा कि 1 एम्पियर करंट है सर्किट में? कब बोलेंगे? जब 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा होगा। मतलब अगर कोई सर्किट है ना, इसमें हमने कोई भी करंट सोर्स ले रखा है डीसी वाला, है ना, तो अब हम इसमें कब बोलेंगे कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है? जब 1 कूलाम चार्ज इसका सर्किट का 1 सेकंड में क्या कर रहा होगा? फ्लो कर रहा होगा। अगर 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब सर्किट में 1 एम्पियर का करंट है। देखो ना यहां से 1 एम्पियर की क्या डेफिनेशन आई है? 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम चार्ज पर सेकंड। ये फ्लो ऑफ चार्ज है ना, ये क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है, कौन सा चार्ज है? फ्लो ऑफ चार्ज है।
रेस्ट वाला चार्ज में समझना है इसको आप, ये चार्ज रेस्ट में होगा, यहाँ जो क्यू है ये फ्लो कर रहा होगा, और ये तो टाइम है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, एक कूलाम चार्ज में एक्चुअल में कौन फ्लो करेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे ना, तो एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैं एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूं एक कूलाम चार्ज लिया है मैंने, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? ये आपको कराया गया था चैप्टर 1 में, जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ाया ना, वहां बताया था कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बताया किसी को? बताओ। देखो 6 टू 5 टू 10 की पावर 18 आई थिंक इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 ही होते हैं ना, एक बार करेक्ट कर लेते हैं इसको। हाँ ठीक है, तो 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, और ये नीचे क्या पर सेकंड। मतलब सर्किट में 1 एम्पियर का करंट तब बनेगा जब इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में फ्लो कर जाएंगे सर्किट के अंदर, तब हम कहेंगे कि भैया कितना कितना करंट है सर्किट में, 1 एम्पियर का करंट। 2 एम्पियर के लिए इसका डबल, 3 एम्पियर के लिए इसका ट्रिपल। बात समझ में आ गई? तो करंट की यूनिट क्या होगी? एम्पियर होगी, ठीक है, नोट करो। अब देखो जरा, अब अगर आपसे पूछा जाए कि करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होती है वेक्टर, तो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर वेक्टर तो जानते हैं ना, ये बिल्कुल गरीबी रेखा के नीचे है। स्केलर वेक्टर तो जानते हैं ना, स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिनमें डायरेक्शन नहीं होती, केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड, और वेक्टर वो होती है जिनमें और मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी दोनों होती है, और जो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करती है। थर्ड पॉइंट भी याद रखना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से काम नहीं चलता, वेक्टर एडिशन के जो लॉ है ना, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, उनको भी फॉलो करनी चाहिए, है ना। अब बताओ, करंट स्केलर है वेक्टर है? इलेक्ट्रिक करंट स्केलर होता है या वेक्टर होता है? हम्म हम्म हम्म। जैसे ये हमारा सर्किट है, तो देखो बैटरी का ये वाला टर्मिनल होता है पॉजिटिव, ये होता है निगेटिव, तो हम जानते हैं पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है ना। इसी की बात कर रहे हो ना आप, कि हम डायरेक्शन बनाते हैं करंट की, ऐसे करके क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। तो भैया डायरेक्शन तो है करंट की, अब करंट की डायरेक्शन है तो करंट क्या होना चाहिए, और वैल्यू तो होती है कुछ ना कुछ, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर, मतलब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो करंट वेक्टर हो गया ना। लेकिन करंट वेक्टर नहीं होता, करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पहली बात तो ये जो डायरेक्शन आपने बनाई है, ये करंट की नहीं है, ये डायरेक्शन है फ्लो ऑफ चार्ज की। ये एरो आपको ये बता रहे हैं कि चार्ज का फ्लो कैसे कैसे हुआ है, और चार्ज का फ्लो भी नहीं बता रहे। एक्चुअल में चार्ज का फ्लो जिधर हो रहा है ना, उसकी अपोजिट डायरेक्शन है। गलत मतलब, गलत नहीं, इसको हमने माना है ऐसा कि चार्ज का फ्लो ऐसा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में चार्ज का फ्लो भी ऐसा नहीं है। मैं अभी बताऊंगा क्यों नहीं है ऐसा, है ना। मतलब ये एरो, ये समझ लो आप अपोजिट बता रहे हैं, चार्ज के फ्लो का अपोजिट डायरेक्शन बता रहे हैं, ये करंट की डायरेक्शन नहीं बताते हैं, पहली बात तो ये है ना। मतलब करंट में कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो आप कहोगे भैया यही तो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ना, चार्ज के फ्लो को ही तो करंट बोलते हैं। तो चलो मैंने माना कि करंट पे डायरेक्शन है, लेकिन एक तीसरी प्रॉपर्टी और होती है वेक्टर होने के लिए, कि वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करने चाहिए। वेक्टर एडिशन लॉ का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये एक बॉक्स है, इस पर एक फोर्स में लगा रहा हूं इधर 5 न्यूटन की, एक फोर्स इधर लगा रहा हूं 5 न्यूटन की। अगर आपसे टोटल फोर्स पूछूंगा कितनी होगी, नेट फोर्स बताना जरा, कितनी होगी बॉक्स पर नेट फोर्स? 0 हो गई। तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर यही वैल्यू अगर स्केलर होती ना, तो आप सीधा सीधा ऐड कर देते। 0 क्यों बोला आपने? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स को ऐड करने के लिए डायरेक्शन को देखना पड़ेगा। हाँ, अगर ये वाली फोर्स इधर ही लग जाए इस बॉक्स पर, तो आप कहोगे भैया कि जो टोटल फोर्स होगी ना वो 10 हो जाएगी, क्योंकि अब डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। तो वेक्टर को ऐड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन देखे ऐड नहीं करना होता है। बात समझ में आ गई? अगर इसी फोर्स को मैं ऊपर कर देता, देखो एक तो इधर ही रहती और एक को मैं ऊपर कर देता, अब बताना फोर्स कितनी हो जाएगी, एक फोर्स ऊपर लग रही है बॉक्स पर, एक इधर लग रही है, तो नेट फोर्स कितनी हो गई? हम्म कितनी?
कितनी? अच्छा डायरेक्शन बताओ नेट फोर्स की। हाँ बिल्कुल सही, ऐसे जाएगा ना नेट फोर्स। अब नेट फोर्स ऐसे जाएगा ना। और देखो दोनों फोर्सेस सेम है तो फॉर्मूला बताया गया था 2F cos थीटा बाई 2। तो 2F मतलब 10 और थीटा बाई 2 मतलब 45, 1/√2, तो 10/√2 फोर्स होगी। समझ गए? तो देखो फोर्स जब ऐसे थी तो जीरो हो गई, ऐसे आई तो फिर वैल्यू चेंज हो गई, ऐसे सेम डायरेक्शन में हो गई तो चेंज हो गई। ये वैल्यू फोर्स की चेंज क्यों हो रही है? हम तो मैग्नीट्यूड चेंज कर ही नहीं रहे, डायरेक्शन की वजह से चेंज हो रही है। यानी वेक्टर में अगर आप डायरेक्शन बदल देते हो ना तो फिर वही एडिशन अलग अलग आने लगता है डायरेक्शन की वजह से। अब करंट जो है वो इस चीज को फॉलो नहीं करता। कैसे नहीं करता? मान लो मेरे पास एक वायर ये है, एक वायर ये है, दोनों यहां मीट कर रहे हैं, और यहीं से मैंने एक थर्ड वायर भी निकाल दिया है। ठीक है? तो यहां से करंट आ रहा होगा, ये सर्किट के अंदर का वायर है ना, सर्किट से कनेक्ट है पूरा, हम एक पार्ट ले रहे हैं उसका बस। तो यहां से करंट आ रहा होगा मतलब चार्ज आ रहा होगा, ऐसे कह सकते हैं ना। तो मैंने मान लिया यहां से जो करंट आ रहा है वो आई इक्वल टू 5 एम्पियर का आ रहा है। कितने एम्पियर का? 5 एम्पियर का। यहां से भी करंट आ रहा है इस वायर से भी, उसको हम मान लेते हैं कि वो जो, इसको I1 कह देते हैं, वो जो करंट है वो 3 एम्पियर का करंट है। तो आप बता सकते हैं इस वायर में कितना करंट होगा? कितने का होगा बताओ? यहां से 5 एम्पियर का आ रहा है, यहां से 3 एम्पियर का आ रहा है, तो इस वायर में कितना होगा? आउटगोइंग करंट कितना होगा? 8 का होगा ना। अरे 5 का करंट यहां से आया, 3 का यहां से आया, तो टोटल कितना हुआ इसमें? 8 एम्पियर का करंट हुआ। अब आप इन वायर को कितना भी बेंड कर लीजिए, कितना भी मिला लीजिए, कोई भी डायरेक्शन बदल दो, करंट हमेशा 8 एम्पियर का ही आएगा रिजल्टेंट। मतलब यहां तो ऐसा नहीं हो रहा था, यहां तो जब हमने फोर्स को ऐसे रखा तो कुछ और वैल्यू, ऐसे करा तो कुछ और वैल्यू, ऐसे करा तो कुछ और वैल्यू, लेकिन यहाँ डायरेक्शन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब जो करंट है वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। इसको वेक्टर एडिशन लॉ के अकॉर्डिंग हम ऐड करते हैं ना वेक्टर को, इसने वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं किया, इसने तो डायरेक्ट स्केलर को जैसे ऐड करते हैं ना वैसे ऐड कर दिया। जैसे मान लो मैं एक वायर और ले लू ना, यहाँ पे 3 वायर हो गए ना, तो इसको अगर मान लो मैं कहूँ I3 है हमारा 3 एम्पियर या 4 एम्पियर, तो अब जो आउटगोइंग करंट होगा वो कितना हो जाएगा इन सबका सम, 4 5 और 4 9 और 3 12 एम्पियर आ जाएगा। तो देख रहे हो आप, सीधा सीधा ऐड हो रहा है, सीधा सीधा ऐड हो रहा है। मतलब ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। असल में आगे नोट करो, यहाँ समझो जरा। यहाँ पर देखो हमने जो सेल लगाया है उसका एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। करंट की डायरेक्शन या फ्लो ऑफ चार्ज की डायरेक्शन हम किधर से किधर लेते हैं? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। लेकिन एक्चुअल में पता क्या होता है? एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ना सर्किट में, वो निगेटिव प्लेट से निकलते हैं और पॉजिटिव प्लेट में एंटर करते हैं। ये केस है एक्चुअल में। इलेक्ट्रॉन का मोशन अगर आप देखोगे ना तो निगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलता है और फिर ऐसे मोशन करता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, और फिर इधर चला जाता है, फिर निगेटिव से निकलता है, फिर ऐसे चलता है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन तो देखो अपोजिट है। हम जो हम जो करंट का मोशन मान रहे हैं उसका क्या है? इलेक्ट्रॉन का मोशन अपोजिट है। तो ऐसा क्यों? अभी आपको जस्ट बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तब करंट बनता है, तो इलेक्ट्रॉन तो इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ ना, तो करंट की डायरेक्शन भी तो यही होनी चाहिए ना। कहां से कहां? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। लेकिन हम क्या मानते हैं? करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो साइंटिस्ट थे ना जिन्होंने करंट की ये वाली डायरेक्शन हमको बताई है, इनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन के टाइम पर है ना, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ये जो इलेक्ट्रॉन का मतलब जो डिस्कवरी बाद में जे थॉमसन ने की है, उनके टाइम पे नहीं हुई थी। तो उन्हें ऐसा लगा कि जो करंट है ना वो पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट फ्लो होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन को ऐसा लगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बता दिया हमको सबको कि जो करंट का जो है ना, जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से किधर की तरफ फ्लो होगा? निगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। इन्होंने कहा ऐसा, है ना। तो बाद में जब पता चला कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो ये होती है। लेकिन अब हमने सबने क्या क्या एक्सेप्ट कर लिया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन के जो डायरेक्शन बताई है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब हम उसी एक्सेप्टेंस को ही चलते आ रहे हैं, मतलब इसको चेंज नहीं किया गया है फिजिक्स के अंदर। जो डायरेक्शन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताई थी इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, उसी को ही एक्सेप्ट कर लिया गया। हाँ इतना कह दिया गया कि ये जो डायरेक्शन है ना करंट की, ये इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, इस करंट को कन्वेंशनल करंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कन्वेंशनल करंट। अब कन्वेंशन का मतलब पता है क्या होता है? कन्वेंशन का मतलब माना गया, मान लेने वाला करंट, है ना।
तो ये जो डायरेक्शन हमने करंट की मानी है ये कन्वेंशनल करंट की मानी है ना, मतलब इसको क्या कहा हमने, कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में ही फ्लो होता है, लेकिन हम जितने भी सर्किट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट उन सब में ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन का यूज करेंगे। बात समझ में आती है, क्योंकि सारे के सारे सर्किट पहले से ही बना दिए गए थे और उनमें डायरेक्शन क्या ले ली गई थी, पॉजिटिव से निगेटिव ले ली गई, तो अब उनको चेंज नहीं किया गया, बस नाम दे दिया गया कि कन्वेंशनल करंट। तो समझ गया ना। तो एक्चुअल में तो जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो फ्लो ऑफ चार्ज के अपोजिट है, तो यहां हम लिख देंगे कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जो करंट फ्लो होगा उसको कहा जाएगा कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, मतलब ये कन्वेंशन माना है हमने, है ना। और निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो करंट फ्लो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन का करंट। अब इलेक्ट्रॉनिक करंट की बार बार बात नहीं होगी, क्योंकि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ही क्या मान ली गई है, इलेक्ट्रॉनिक करंट है, यही इलेक्ट्रॉनिक करंट। बात समझ में आ गई। तो बार बार इसी को बनाया जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक्चुअल जो केस है वो ऐसा है। बात समझ में आ गई, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब देखो जरा, तो यहां तक हम समझ गए। अब मान लो आपसे ऐसा कहा जाए कि हमारे पास कोई वायर है, वायर को थोड़ा मैं थिक बना रहा हूं ताकि, है ना, आपको इलेक्ट्रॉन दिख जाए इसके अंदर के, और इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, वायर की लेंथ दी हुई है एल, और जो इलेक्ट्रॉन है ना जो फ्लो कर रहा है, मतलब जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी दी हुई है v, चार्ज की वेलोसिटी दी हुई है v। मान लेते हैं जो टोटल चार्ज इसमें फ्लो हो रहा है वो q है, ठीक है, तो q चार्ज फ्लो हो रहा है v वेलोसिटी से l लेंथ के वायर में। क्या चीज मिसिंग है करंट बताने के लिए, वायर की लेंथ भी दे दी, चार्ज भी दे दिया, चार्ज का फ्लो भी दे दिया कि कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है, तो करंट निकाल सकते हैं। एक चीज मिस है, क्या, टाइम नहीं दिया ना भाई। करंट का कैसे निकालते हैं फॉर्मूला हम, चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, कितने टाइम में चार्ज का फ्लो हुआ है उससे उसको डिवाइड कर दो, करंट निकल जाता है। लेकिन अगर ऐसे ये वाला केस आया तो फिर आप कैसे करोगे बताओ, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से टाइम निकालना पड़ेगा, है ना। तो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, टाइम इज इक्वल टू, क्योंकि जनरल फॉर्मूला तो यही रहेगा करंट का, चार्ज और टाइम, ये दो चीजें चाहिए आपको, नहीं दिया है तो टाइम कैलकुलेट करो। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू 2 × L, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस ऊपर आएगी, अरे स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है ना। तो टाइम निकालोगे तो स्पीड कहाँ चली जाएगी इसके, फिर स्पीड नीचे आ जाएगी ना। तो बताओ टाइम निकाल रहे हैं तो इस डिस्टेंस कितनी है, वायर की लेंथ कितनी है एल, वही डिस्टेंस है, और स्पीड कितनी है v, तो t की वैल्यू आ गई एल अपॉन v। अब आप करंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो I इक्वल टू क्यू बाय टी, टी की वैल्यू पुट कर दो एल बाय वी, वी कहाँ जाएगा ऊपर, तो I का फॉर्मूला फिर बन जाएगा क्यू वी बाय एल। ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब आपको टाइम नहीं दिया होगा, ठीक है, वेलोसिटी दे देंगे, लेंथ दे देंगे, चार्ज दे देंगे, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो नोट कर लो। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हमने आपको बताया। देखो और समझो जरा, अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे, बताना जरा, थोड़ा थिंक करके बताना। अगर मैंने किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रॉन मतलब करंट दिया, कोई कंडक्टर है उसको मैंने करंट दिया, फिर करंट देने के बाद करंट को हटा दिया, तो क्या कंडक्टर चार्ज हो जाएगा,
या नहीं होगा? यानी अगर किसी कंडक्टर को करंट देंगे तो क्या कंडक्टर चार्ज हो जाएगा या नहीं होगा? जैसे करंट देते हैं मतलब चार्ज देते हैं ना, तो किसी बॉडी को अगर करंट देते हैं तो वो चार्ज हो जाती है ना। तो अगर कंडक्टर को हम करंट दे रहे हैं तो वो चार्ज होगा नहीं होगा, बताओ? पर चार्ज आएगा या नहीं आएगा? आएगा। आएगा। चार्ज उसको करंट दोगे किससे? वायर से दोगे ना। वायर क्या है? कंडक्टर है ना। तो वायर भी तो एक कंडक्टर ही है। उस कंडक्टर को आपने करंट दिया, वायर को मतलब, और करंट देने के बाद अगर आपने करंट बंद कर दिया तो फिर भी वायर में करंट रहता है क्या? अरे समझ गए ना। जैसे वायर है, अब वायर जब तक तो सोर्स से कनेक्ट है उसमें करंट है। मैंने सोर्स से जैसे ही उसको हटा दिया तो कंडक्टर तो वो अभी भी है ना। तो अब वायर को अगर मैं टच करूंगा तो मुझे करंट लगेगा क्या? इसका मतलब कंडक्टर पर चार्ज स्टोर ही नहीं होता ना। कंडक्टर पर क्या होता है? चार्ज का फ्लो होता है, क्योंकि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी। जैसे ही उसको करंट दोगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे, करंट हटा दोगे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद कर देंगे। तो कंडक्टर पर कभी भी चार्ज स्टोर नहीं होता है। वो कैपेसिटर है, कैपेसिटर। हाँ, मैं कंडक्टर मेटल की बात कर रहा हूँ। बात समझ में आ गई? तो लिख दो, चार्ज कैन नॉट बी stored in the conductor, in the conductor when giving it electric current। मतलब जब हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो उस पर चार्ज स्टोर नहीं होता है, ठीक है। ठीक। अब देखो एक चीज और समझो, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो जाए आपको। जैसे मान लो ये सर्किट है ना। इसमें जैसे मैंने अभी बताया कि मान लो 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, कितने एम्पियर का? तो इसका क्या मतलब है, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं? 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इसमें 1 सेकंड में फ्लो कर रहे हैं। अब वो फ्लो कैसे कर रहे हैं उसको समझो। देखो अभी आपके माइंड में क्या होगा कि भैया 6 × 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में फ्लो कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन यहां से मतलब इधर से उल्टा चलता है ना, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे होंगे और यहां तक आ रहे होंगे, 1 सेकंड में हो रहा होगा ऐसा। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मतलब एक सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और फिर दूसरे सिरे में एंटर करेंगे 1 सेकंड में। ऐसा नहीं होगा। होगा कैसे? जैसे ही यहां से 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पास करेंगे ना 1 सेकंड में, पर सेकंड ऐसे लिख देते हैं, पर सेकंड। जैसे ही यहां से पास करेंगे इतने इलेक्ट्रॉन, वैसे ही तुरंत यहां से भी उतने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, तुरंत इधर से भी उतने ही पास करेंगे और इधर से भी उतने ही पास करेंगे। मतलब 1 सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो पूरे सर्किट के अंदर होगा, हर सिरे से होगा, हर एंड से होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे फिर पूरा सर्किट में चलेंगे और फिर यहां तक आएंगे तो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया। 1 सेकंड में जितना फ्लो इधर उतना फ्लो इधर, उतना फ्लो इधर उतना ही फ्लो इधर, क्योंकि पूरे वायर में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन है तो पूरे वायर में है ना। जब आप इसको मतलब बैटरी लगाएंगे तो फिर जहां जहां इलेक्ट्रॉन होगा वो हर जगह मोशन करेगा ना। तो इतने इलेक्ट्रॉन जब पर सेकंड पूरे वायर में फ्लो होंगे तब आप कहोगे कितने एम्पियर का करंट है? 1 एम्पियर का करंट। बात समझ में आ गई? तो भी नोट कर लो। ठीक है। तो आज हमने आपको पूरा करंट के बारे में समझा दिया, क्या फॉर्मूला है, क्या यूनिट है, स्केलर है या वेक्टर है, कैसे करंट बनता है, कैसे फ्लो होता है, कैसे सर्किट में चलता है, क्या डायरेक्शन होती है, सब बता दिया है ना। कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है, रियल डायरेक्शन क्या है, इसने बताई डायरेक्शन, सब बता दिया। अब हम कल इसके आपको क्या कराएंगे? न्यूमेरिकल कराएंगे, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है ना, जो I = Q/T बताया गया है इस पर बेस्ड, ठीक है।